हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ कक्षा 7 पंजाब बोर्ड की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है चंदन के पेड़। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। मेरे माता पिता और मैं पूर्वी घाट में करी मुनाई गांव के निकट रहते थे। पिता पहाड़ी की ढलान पर सीढ़ीनुमा ज़मीन पर खेती करते और माँ बकरियों की देखभाल करती। मैं उन दोनों की मदद करती और गांव के स्कूल में पढ़ने भी जाती। गुगू कुत्ता मेरा साथी था। हम दोनों को पहाड़ी की ढलान पर ऊपर नीचे दौड़ना बहुत अच्छा लगता था। जिस दिन मैं 13 वर्ष की हुई थी उसी दिन एक दुर्घटना हो गई। सूरज निकल चुका था। मेरे माता पिता और मैंने एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी। बकरियां और गुगू परेशान दिख रहे थे। मिनटों में ही एक जोर का धमाका हुआ। मेरे सिर पर एक पत्थर आ लगा। मैं मुड़ी। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। अम्मा, तुम कहाँ हो? मैंने पुकारा, लेकिन पहाड़ी से फिसलते लुढ़कते पत्थरों के शोर में मेरी आवाज़ दब गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ ने मेरा नाम लेकर पुकारा, सुनदा। मैंने भागना चाहा लेकिन हिल भी ना सकी। मैं उस डरावने भूस्खलन को देखती ही रह गई। अचानक कोई नुकीली चीज़ मेरी आंखों पर आ लगी। डगमगा कर मैं वहीं गिर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जब मुझे राव गुरु के घर में होश आया तो आंखें खोली तो चारों ओर अंधकार ही लगा। मैं अपनी आंखें खो बैठी थी। सिसकियां से मेरी देह कांप उठी। गुगू उस समय भी मेरे हाथ को चाटता हुआ पास ही खड़ा था। राव गुरु गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। वह मुझे अपने घर ले आए। मेरे माता पिता और बकरियां उस भयानक भूस्खलन का ग्रास बन गए थे, लेकिन गुगू और मैं चमत्कारिक ढंग से बच गए थे। ये सब राव गुरु ने हमें बताया था। उन्होंने और उनकी पत्नी ने, जिन्हें मैं मामी कहती थी, मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अपने माता पिता और घर की बहुत याद आती। लेकिन सबसे अधिक भयानक था लेकिन सबसे भयानक था मेरे चारों ओर का अंधकार। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अंधेरे और गहरे गड्ढे में गिरती जा रही हूँ। मैं बड़ी कोशिश करके अपनी सिसकियाँ दबाती। गुगू जैसे मुझे हर समय सांत्वना देता। वह अक्सर मेरे साथ सटकर बैठा रहता। मैं उसे थपथपाती, प्यार करती और उससे सारी बातें करती। राव गुरु मुझे स्कूल वापस भेजना चाहते थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैं दूसरी लड़कियों से इतनी निम्न हो गई हूँ कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और मैं रोने लगी। राव गुरु बहुत अनिच्छापूर्वक इस बात पर सहमत हो गए कि मैं घर पर ही रहूं। अब तक मैं अपनी अंधेरी दुनिया की आदी होती जा रही थी। मैं बहुत समय मामी के साथ बिताती। उनका मेरे प्रति व्यवहार बहुत स्नेहमय था। मैंने देवी देवताओं के लिए फूलों की माला पिरोना सीखा। जब मामी पूजा के लिए अन्य चीज़ें तैयार करती तो मैं माला पिरो देती। शाम का समय राव गुरु मेरे साथ बिताते। हम घंटों बैठे अनेक विषयों पर बातें करते। भूस्खलन की घटना बार बार मन में उमड़ती घुमड़ती रहती। एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया, मामा, ये भूस्खलन की घटनाएं क्यों होती हैं? उन्होंने समझाया, आदमी बिना सोचे ही प्रकृति का अतिक्रमण करता जा रहा है। वह पेड़ों को काटता ही जा रहा है। पेड़ पहाड़ की मिट्टी को बांध कर रखने का कार्य करते हैं, इसलिए बिना धरती के भीतर की हलचल से चट्टानें और मिट्टी नीचे फिसलने लगती हैं। इसी को भूस्खलन कहते हैं। यह पेड़ों को पहाड़ों से काटते ही जाना। हाँ, कई कामों के लिए पेड़ काटे जाते हैं। कारखाने लगाने के लिए भी काटे जाते हैं। यह कानूनी है, लेकिन पेड़ अवैध तरीके से भी काटे जाते हैं। तो अंधाधुंध पेड़ काटने ने ही मुझे मेरी अम्मा से अलग किया है। धीरे धीरे जैसे दिन गुजरते गए मेरा आत्मविश्वास लौटता गया। अब मैं स्पर्श द्वारा बहुत कुछ महसूस कर सकती थी। मैं नाक द्वारा गंध लेकर बहुत सारी बातें समझने लगी। मेरी श्रवण शक्ति बहुत तेज हो गई थी। अब मैं दोपहर के समय गुगू के साथ घूमने के लिए निकल जाती। आसपास की पहाड़ियों से मैं अच्छी तरह परिचित थी। छायादार पेड़ों की एक झुरमुट मुझे बहुत पसंद आया। वहां मैं एक पेड़ के तने के सहारे लेकर बैठ जाती और गुगू भी मेरे निकट बैठ जाता। पेड़ पर बैठी एक कोयल मेरा स्वागत करती। उसकी साफ आवाज़ कुकू का मैं उत्तर देती तो वह ऊंचे स्वर में पुकारती। एक दिन जब मैं अपने बैठने के स्थान पहुंची तो हवा का एक झोंका, जिसकी गंध से मैं परिचित थी, मुझे छू गया। आज मेरा पक्षी मित्र भी चुप था। उसने अपनी आवाज़ कुकू से मेरा स्वागत नहीं किया। मैंने कुकू पुकारा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरा कुतूहल जाग उठा और मैं बैठकर सोचने लगी। जब मैंने पेड़ के सहारे टिकना चाहा तो पता चला कि वहां से पेड़ गायब है। पेड़ के स्थान पर एक ठूंठ खड़ा था। मैंने झुककर ठूंठ को
सूंघा। मैं सोच रही थी कि यह तो चंदन की लकड़ी है। अब एक पत्थर उठाकर मैंने ठूंठ के भीतर भाग को रगड़ा, उससे भी चंदन की सुगंध आने लगी। मैंने इधर उधर देखकर 3 अन्य ठूठों का भी पता लगाया। मैं सोचने लगी, इस चंदन के पेड़ों को किसने काटा और क्यों? पेड़ काटे जाते हैं। मुझे राव गुरु के कहे शब्द याद आ गए और मैंने उसे स्वयं ही दोहराया। भौं भौं भौं, आओ गुगू घर चले, मैंने उससे कहा और हम जल्दी घर की ओर चल पड़े। घर में प्रवेश करते ही मैंने राव गुरु से कहा, मामा, किसी ने उस तरफ कुछ चंदन के पेड़ काट लिए हैं। आपके ख्याल से किसने काटे होंगे? सुनंदा, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं मुदालियर से पता लगाता हूँ, राव गुरु ने चलते चलते कहा। मुदालियर गांव की पुलिस चौकी का हेड कांस्टेबल था। अगले दिन गुगू के साथ घूमने फिरने के पश्चात मैंने राव गुरु को उस दिन की ताज़ा खबर दी। चंदन के कुछ और पेड़ काट लिए गए हैं। लेकिन राव गुरु ने जोर देकर कहा, सुनंदा, मैंने मुदालियर से पूछा था, वह कहता है कि इस क्षेत्र के चंदन के पेड़ बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ तो कोई उनकी टहनी भी नहीं तोड़ सकता। मगर मामी ने मेरा पक्ष लेते हुए कहा, लेकिन यह सब सुनंदा की कल्पना तो नहीं हो सकती, वास्तव में राव गुरु कहते हैं। यह सुनकर मुदालियर काफ़ी परेशान हुआ और मुझसे कहा, सुनंदा से कहो कि आगे कोई अफवाह ना फैलाए। 13 वर्ष की एक अंधी लड़की की बात भला कौन मानेगा, मैंने धीरे से कहा। आओ सुनंदा, परेशान मत हो। मामी ने मेरे कंधे पर अपने हाथ टिका दिए और सांत्वना दी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि कीमती चंदन की लकड़ी चोरी की जा रही है। अगले दिन सुबह सवेरे ही मैं और गुगू चंदन क्षेत्र की ओर चल पड़े। गुगू को मैंने आज नेतृत्व सौंपा था और वह मुझे आगे आगे घसीटने लगा। चंदन क्षेत्र में पहुंचकर हमें खोजने पर एक झाड़ी में के पीछे अच्छी तरह छिपकर बैठने का स्थान मिल गया। हम बहुत देर तक अधीरता से न जाने किसका इंतजार कर रहे थे। मुझे तो झपकी भी आने लगी। तभी गुगू घुर्रा उठा। मैं तुरंत सतर्क हो गई। अगले क्षण गुगू कूद कर आगे बढ़ गया और भौंकने लगा। मैं झाड़ियों के पीछे सांस रोके प्रतीक्षा कर रही थी। पेड़ों की आहट अब निकट आ रही थी, जैसे कोई नज़दीक आया। गुगू ने भौंकना बंद किया। किसी ने गुगू से पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी तरह क्या तुम भी गश्त कर रहे हो? मैंने मुदालियर की आवाज़ पहचान ली। मैंने अनुमान लगाया कि उसने मुझे नहीं देखा था। जब उसके कदम इतनी दूर चले गए कि उसकी आहट आनी बंद हो गई तो मैंने चैन की सांस ली। बाकी सारा दिन कुछ नहीं हुआ और मैं घर लौट आई। अगली रात मैं घड़ी में 11 बजने का इंतज़ार कर रही थी। राव गुरु और उनकी पत्नी ने खर्राटे भरने शुरू किए तो मैं गुगू के साथ दबे पांव घर से निकल पड़ी। चंदन के पेड़ों के पास पहुंचने से पहले ही मैंने धीमी किर की आवाज़ सुनी। गुगू परेशान होकर गुनाने लगा। अरे शोर मत करो, मैंने धीमी आवाज़ में गुगू से कहा और उसे कस के पकड़ लिया। हम आगे बढ़ते रहे और आवाज़ें तेज़ होती गईं। मुझे ख्याल आया, यदि यहाँ कोई गड़बड़ घोटाला है तो इस स्थान पर खूब प्रकाश होना चाहिए। आदमी अंधेरे में तो काम नहीं कर सकते, तब तो वे मुझे ज़रूर देख लेंगे। मैंने गुगू को रास्ते की तरफ धकेल दिया, फिर उसका एक पट्टा पकड़कर झुकती हुई बढ़ने लगी। मेरे कान एकाग्र होकर सब तरफ की आवाज़ों को सुन रहे थे। किर का स्वर बराबर आ रहा था और अब वाहनों के भी इधर उधर आने की आवाज़ भी यदा कदा सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर तक इसी तरह चलता रहा, फिर किर की आवाज़ें थम गई। अब मैं आदमियों का स्वर सुन सकती थी। रमेश, आज के लिए इतना काफ़ी है, रात के 2 बज रहे हैं। और हाँ, इस चंदन की लकड़ी को बेचकर जितना कमाओगे उसका 10% मेरा होगा। यदि मेरा हिस्सा नहीं दोगे तो उच्च पदाधिकारियों को सतर्क कर दिया जाएगा और तुम जीवन भर के लिए जेल में सीखचों के पीछे सड़ते रहोगे, यानी कि सलाखों के पीछे सड़ते रहोगे। एक क्षण के लिए मैं धक्सी रह गई। जो आवाज़ मैं सुन रही थी वह तो मुदालियर की थी। मैं सांस रोके और गुगू का पट्टा पकड़ खड़ी रही। ज़रूर दूंगा जनाब, एक अन्य स्वर ने कहा। फिर सब कुछ शांत हो गया। मेरा हृदय इंजन की तरह धक धक कर रहा था। गुगू को पट्टे से खींचती हुई सीधे घर की ओर लपकी, बिस्तर में घुस गई, लेकिन नींद जरा भी नहीं। मुदालियन का स्वर बार बार मेरे कानों में गूंजने लगा। सुबह राव गुरु के जानने पर मैंने उन्हें सब कुछ बताया। सुनंदा, क्या तुम ठीक कह रही हो? राव गुरु ने मुझसे पूछा। मैंने एकदम मामा। तब तो मुझे उटकमंड में पुलिस मुख्यालय में बात करनी होगी, राव गुरु ने निश्चित स्वर में कहा। मामी ने मेरा सिर थपथपाकर कहा, बड़ी बहादुर लड़की है। कुछ दिनों बाद राव गुरु के साथ मुझे भी पुलिस मुख्यालय में बुलाया गया। वहाँ मुझसे कई प्रश्न पूछे गए और जो कुछ भी मैंने राव गुरु को बताया था उसकी पुष्टि कर ली गई। घर जाते हुए मैंने राव गुरु से पूछा कि अब मुदालियर का क्या होगा। यदि उसके विरुद्ध काफ़ी प्रमाण मिल गए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 1 महीने पश्चात एक सुबह राव गुरु ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, सुनंदा, चंदन की लकड़ी की चोरी का
भंडाफोड़ करने के लिए पुलिस विभाग ने तुम्हें इनाम दिया है। मैंने उनका हाथ पकड़कर चूम लिया। यह तो बड़ी अच्छी बात है, मामी ने कहा। आज तो मैं देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाऊंगी। आगे सुनो, मैंने सुनंदा को राष्ट्रीय अंध विद्यालय में भर्ती करवाने का निश्चय किया है। सुनंदा, वहाँ तुम अपने कुछ फ़ायदे के काम सीखोगी। मैं तुम्हारे इनाम का रुपया बैंक में डाल दूंगा। इस तरह तुम अपना जीवन फिर से आरंभ कर सकोगी। मैं राव गुरु का धन्यवाद करना चाहती हूँ, मगर मुझसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तो ये कहानी थी एक अंधी लड़की के बारे में जिसने चंदन की लकड़ियों की चोरी को रोका बड़ी बहादुरी के साथ। तो इस कहानी का नाम था चंदन के पेड़। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।